तो देखो, ये लास्ट क्लास में अपन ने एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या किया था, डिफरेंस कर रहे थे। और एनिमल और प्लांट सेल में आपने देखो ये डिफरेंस बता दिया था। और टोटल आपने कितने डिफरेंस बताए थे रे? ये देखो डिफरेंस वगैरह केंद्रक में, राइबोसोम में, ये सारे मिला के आपने लास्ट में एग्जाम्पल सही थी, आप 14 डिफरेंस बताए। फिर अपन ने यहां पर कुछ और इसमें दो एक्स्ट्रा ऐड किए थे, जैसे एमआरएनए का प्रकार किया, झिल्लीबद्ध संरचना की। ठीक ऐसे ही इसमें आप चाहो तो एक, जैसे वो आपके कई जगहों पर बेसिक में इंपॉर्टेंस उसका अच्छा हो जाता है, तो जैसे एक डिफरेंस और ऐड कर दूं मैं यहां पर, तो वो फ्लेजिला लिख सकता हूं, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कसाबी का, फ्लेजिला। ठीक है। और जो फ्लेजिला कसाबी का है वो प्रोकैरियोट सेल में उपस्थित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि भाई प्रत्येक जीवाणु में पाई जाएगी। ठीक है। लेकिन इसका जो फ्लेजिला मिलेगा उसमें 9+2 का जो अरेंजमेंट है, इसकी जो व्यवस्था है तर्कुतंतुओं की, माइक्रोट्यूब्यूल व्यवस्था, वो अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ये एक तो ये इसकी काम की बात। दूसरा, इसका जो फ्लेजिला है ना, वो फ्लेजेलिन प्रोटीन का बना होता है। किससे? फ्लेजेलिन प्रोटीन से निर्मित होता है। फ्लेजेलिन प्रोटीन से निर्मित। डन। और अपन बात करते हैं उधर यूकैरियोट सेल की बात कर दें, उसका बता दे, तो उसके अंदर ये देखो 9+2 की व्यवस्था होती है। 9+2 का अरेंजमेंट है, 9+2 विन्यास किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का उपस्थित होता है। 9+2 माइक्रो ट्यूब्यूल विन्यास उपस्थित, क्या होता है? उपस्थित होता है। ये खास डिफरेंस है, उनके पास 9+2 वाला अरेंजमेंट नहीं होता, वो अपने पास में होता है यूकैरियोट सेल। लेकिन वो जैसे अपने शुक्राणु, उसके जो पूंछ है उसमें 9+2। अब ये क्या होता है 9+2? एक सिंपल सा लॉजिक बता दूं तो ऐसे कि जैसे एक कोई पिलर है और इस पिलर में ऐसे मान लो ये एक लोहे का सरिया दिया है ऐसे बाहर, और ये ऐसे मैंने टोटल कितने दे दिए रे? 9 दे दिए। तो देख लो 3 और 3 6 और ये लोहे के 9। तो बाहर मैंने कितने पिलर, इस पिलर में लोहे के सरिये कितने दे दिए? 9। तो ये हो गया 9। और बोला 2 सेंटर में और दे दो सर, तो ये एक लोहे का सरिया यहां दे दिया एक, तो अब क्या हो गया? ये 9+2। लेकिन इसमें 9+2 नहीं होता। तो बोला इसमें क्या होता है? इसके अंदर ज्यादातर देखने को क्या मिलेगा? 9+0। यानी साइड वाले 9 तो हैं लेकिन सेंटर वाले नहीं है। तो ये 9+2 से यही तात्पर्य लेंगे अपन, और जब इसकी संरचना पढ़ेंगे तब डिटेल से देखें। लेकिन यहां पर जो अपन ने बताया, इधर जो फ्लेजेलिन प्रोटीन थी किस मेरे? प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में यहां पर प्रोटीन दूसरी है। कौन सी? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये लो, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इसके द्वारा बनता है। चलो, तो इसी के साथ अपना ये एक प्रोकैरियोट यूकैरियोट के डिफरेंस का टॉपिक था, वो क्या हुआ? अपना संपन्न हुआ भैया। और अब अपन जैसे क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसकी मैं आपको जानकारी दूं, जो कि अपन ने शुरुआत में क्या कर लिया था रे? एक चार्ट बना लिया था कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने वाले हैं अपन। तो वो ये रहा आपका चार्ट। तो इसमें अपन ने डिसाइड कर लिया था क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें आपने सेल डिस्कवरी, सेल थ्योरी, सेल के टाइप, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, संरचना बता दी इनकी डिटेल से। दोनों के बारे में थ्योरी भी हो गई, इनका डिफरेंस भी हो गया, अंतर भी हो गया। तो अब बताओ, इन सब के बाद में अपन जो पढ़ने वाले हैं, टॉपिक तो आता है अपना कोशिका भित्ति, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार और, मेरे को कुछ चीजें आपको याद करानी है, तो वो प्लांट सेल के नाम से उसके टुकड़े करके मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा छोटी सी। उसके बाद अपना टॉपिक कौन सा आएगा? कोशिका भित्ति आएगा। चलो, तो चलते हैं अपन अपने टॉपिकों के ऊपर। ये लो, तो ठीक है, ये डिफरेंस है आपने देख लिया। और इसमें जैसे यदि नोट के साथ में एक बात और ऐड करवाना चाहो आप, तो वो भी जैसे मैं कर सकता हूं। क्या? जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, उसके अंदर आपको पता है क्या चीज मिलती है?
उसमें मीजोसोम मिलता है ना, वो सॉरी अपन बात करें प्लाज्मिड, एक शब्द है एपिसोम, ये आपको मैं अलग से ऐसे याद करवाना है। बोला एपिसोम क्या है? जब जो प्लाज्मिड होता है ना वर्ताकार डीएनए, जब उस प्लाज्मिड के साथ में जीवाणु का क्या जुड़ जाए, मुख्य डीएनए जुड़ जाए, जब वो दोनों जुड़ जाएं तो उनको एक साथ क्या कह देते हैं रे? एपिसोम कह देते हैं। ये एक टर्म है छोटी सी जो प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलती है, ये इनमें मिलती है एपिसोम। समझ रहे हो क्या इसको एपिसोम का मतलब? इस एपिसोम को यदि आप नहीं समझ रहे, आपको मैं दिखाना चाहूं इसकी संरचना, तो एपिसोम की संरचना ये है, जो जीवाणु कोशिका का आपने डायग्राम देखा था, इसमें ये रही। तो ये रहा देखो गोल वाला ऑरेंज कलर में ये दिख रहा आपको, ये है प्लाज्मिड और ये क्या है? इसका मुख्य डीएनए। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाएं, कंबाइंड हो जाएं, उसका नाम ही क्या है? एपिसोम। तो वो सिंपल सी इसकी बात थी। तो आओ अपन अब अपने चार्ट पे चलते हैं, अपन जो पढ़ रहे हैं। तो देखो अपन देखेंगे पादप कोशिका। तो सबसे पहले आप इमेजिन कर लो अपने दिमाग में, पादप कोशिका की फोटो बना लो जो अपन ने देखी थी भाई, क्या क्या था उसमें। तो इमेजिनेशन के लिए मैं सिंपली सा दिखा देता हूं कि ये लो आपकी ऐसे पादप कोशिका थी, इस पादप कोशिका में अंदर ऐसे कोशिका झिल्ली थी, फिर रिक्तिका थी, फिर केंद्रक था, ईआरजीबी, लिक्विडर, खूब सारे कॉर्नर, ग्लाइकोजन वसा, दैट्स इट। अब शुरुआत करता हूं पादप कोशिका। अब मैं ऐसे करता हूं कि इस पादप कोशिका में से मैं एक ब्लेड लेता हूं और उस ब्लेड से इस पादप कोशिका की बाहर, कई बार का आवरण कौन सा है रे? बोलो इसका नाम, कोशिका भित्ति। मैं इसको छील देता हूं, ये लो। तो जैसे ही मैं बाहर के इस आवरण कोशिका भित्ति को छीलता हूं, इस पादप कोशिका की एक संरचना बच गई ना यहां पे। अब बोला इसका नाम क्या है? तो यही मैं आपको चीज बता रहा हूं इधर। तो ये लो, यदि आप इस पादप कोशिका से हटा दो छील के, किस चीज को रिमूव कर दो? सेल वॉल को या कोशिका भित्ति को। ये लो सेल वॉल, कोशिका भित्ति को आपने रिमूव कर दिया। तो ये लो यहां पर अपन बता देते हैं रिमूव करने पर, यानी हटाने पर। अब जैसे इसको हटा दिया, अब ये क्या बच गया? इसका नाम क्या है? तो जैसे ही कोशिका भित्ति को हटा देते हो भैया, ये जो अब बच गया मैटर है, इसको बोलते हैं अपन प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं इसको। ये ध्यान रखना, क्योंकि कोशिका भित्ति हटाई है। ये रही, इस संरचना को क्या बोल रहे हैं? प्रोटोप्लास्ट। अब इसमें से मैं नेक्स्ट स्टेप में बोलूंगा, बोला कोशिका झिल्ली भी इसकी क्या कर दो रे? हटा दो। अब बोला जो पड़ा है इसको क्या बोलोगे? तो देखो ये लो, अब इसमें से अपन को रिमूव करनी है इसकी, ये लो यहां से अपन इसकी झिल्ली को भी हटा देते हैं, सेल मेम्ब्रेन को भी हटा देते हैं। तो ये लो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, इसको भी क्या कर दिया अपन ने? इसको हटाने पर, जब सेल मेम्ब्रेन को हटा दोगे तो फिर जो बाकी बच गया इसको क्या बोलेंगे? तो फिर जो बचेगा उसका नाम हो जाएगा, ये लो भैया, प्रोटोप्लाज्म। इसको एंडोप्लाज्म भी बोलते हैं। तो इन दोनों टर्मों में कंफ्यूज मत होना। एक तो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपके टेस्ट में, ये लो मैं स्टार लगा देता हूं, इन दोनों टर्म क्वेश्चन बनेगा ऐसे फॉर्मूला टाइप कि प्रोटोप्लाज्म बराबर है प्रोटोप्लास्ट माइनस कोशिका भित्ति बराबर है प्रोटोप्लाज्म। बन रहा है ना ऐसे फॉर्मूला। ऐसे एक और बन सकता है कि प्रोटोप्लास्ट बराबर है पादप कोशिका माइनस कोशिका भित्ति बराबर है प्रोटोप्लास्ट। हो रहा है क्या फॉर्मूला ऐसे? या फिर ऐसी पादप कोशिका जिसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। या फिर प्रोटोप्लास्ट सिंपल बोले तो कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। डन। अब बात आ गई प्रोटोप्लाज्म, ये रहा। इसमें से ना जो बीच में ये जो केंद्रक वाला जो पोर्शन है, मैं इसको एक बार के लिए थोड़ा सा क्या कर लेता हूं रे, अलग ही निकाल लेता हूं। ये लो मैं केंद्रक वाले सीन को यहां इधर सेपरेट कर देता हूं, न्यूक्लियस को मैंने अलग कर दिया। ये लो केंद्रक, इसको अलग निकाल लिया मैंने। डन। तो बोला सर अब केंद्रक को तो मिटा दो, फिर बोला केंद्रक का तो टंटा खत्म हुआ, अब जो बच गया वो देखते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, कुछ तो थोड़ा बहुत लिक्विड भी पड़ा है और थोड़ा बहुत क्या है, सॉलिड कोशिकांग भी तो है। तो यानी एक तो हिलने वाला मैटर है, हिलता है,
पानी के जैसे हिलता है, हाइलोप्लाज्म, और सॉलिड है ट्रोफोप्लाज्म। अच्छा, तो इस प्रोटोप्लाज्म में से यदि केंद्रक निकाल दें जो बाकी बच गया, अब इसको बोला सिंपल एक वर्ड जो आप बहुत बार सुनते हैं, इसको बोल सकते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। तो ये लो, यहां पर अपन बात करें इसमें से ही, फिर ये लो एक क्या निकाल दिया अपन ने, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, क्योंकि केंद्र को तो सेपरेट निकाल दिया। ये लो कोशिका द्रव्य, डन। अब इसकी बात कर देते हैं साइटोप्लाज्म की, इसमें क्या क्या है वो बता दो। तो इसमें दो चीजें, एक तो सॉलिड है, एक लिक्विड है। अब मैं इतना करूंगा ना इसका विभाजन, हाइलोप्लाज्म ट्रोफोप्लाज्म, तो वो बेटा थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा अपने इसमें, और कोई सेंस नहीं बनेगा उसका। बता तो बोल तो देता हूं कि जो लिक्विड है वो हाइलोप्लाज्म बोलेंगे द्रव्य भाग को, मैट्रिक्स भाग को जिसमें लिक्विड जल वगैरह है, और जो सॉलिड भाग जिसमें कोशिकांग है उसको ट्रोफोप्लाज्म बोलते हैं। तो अपन सीधा हाइलोट्रोफो ना करके मैं डायरेक्ट ही आपको इसमें यहां पर यह बताने वाला हूं कि जो कोशिका द्रव्य है इसमें क्या क्या चीज मिलने वाली है। तो ये लो भैया, आपको दिखा देता हूं यहां पर इस कोशिका द्रव्य में मैं आपको तीन चीज बताऊंगा, तीनों ही एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो इसके अंदर जो आपको मिलेंगे वो भैया सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कोशिकांग मिलेंगे। सबसे पहली चीज तो ये मिलेगी आपको, कोशिकांग। दूसरी, फिर यहां कोशिकांग भी देखो तीन प्रकार के मिलेंगे, तो क्यों ना फिर मैं उनका भी वर्गीकरण कर ही देता हूं यहां पे, तो वो भी देख लो आप। ये लो, कोशिकांग भी तीन प्रकार के मिल गए। एक तो जिनके बाहर दोहरी झिल्ली है, तो दोहरी झिल्लीबद्ध, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दोहरी झिल्लीबद्ध, जिनके बाहर दो झिल्ली है। और फिर अपन को यहां पर कौन सा मिलेगा? एकल झिल्लीबद्ध, एकल झिल्लीबद्ध संरचना। और जो लास्ट वाली है उसको अपन क्या कह सकते हैं रे? उसको झिल्ली रहित बोल सकते हैं, या झिल्ली विहीन, झिल्ली रहित बोल दो या झिल्ली विहीन। इनके बाहर तो झिल्ली ही नहीं है। ये याद करना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मैंने स्टार कहां कहां लगाए हैं, आपको वहीं से पढ़ना है चीज, उसको मिस नहीं करनी। जिसके मैं स्टार बता दूं वो इंपॉर्टेंट है चीज, वो कैसे यूज होगी आप तो सिर्फ जो बता रहा हूं उसको फॉलो करते जाओ। और फिर जैसे ही आप ये सेल पूरी करोगे, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप चाहे नीट का पेपर देना, चाहे सीयूईटी का देना, चाहे आप अपने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में जाके पास होना, कहीं करना, आप इसके बेस पे अटकोगे ही नहीं। एक बार पढ़ लो बस जी लगा के। फिर इसमें अपन बात करते हैं, बोला साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य के अलावा और क्या क्या चीज दिख रही है इसके, ये कोशिका द्रव्य में मतलब कोशिकांग के अलावा। तो यहां पर फिर मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा अलग से, मैं दिखाऊंगा रिक्तिका या वैक्यूल जिसको कहते हैं, वो भी मिलती है। ये लो मैंने आपको दिखा दी क्या, रिक्तिका। जैसे कोशिकांग 3 प्रकार के थे, वैसे रिक्तिका भी कितनी है रे? टोटल 4 टाइप दिखेंगे आपको यहाँ रिक्तिका के। कितने टाइप दिखेंगे रे? टोटल 4 टाइप दिखेंगे। तो ये लो मैं आपको रिक्तिका के टाइप दिखा देता हूं। ये लो 4। सबसे पहली जिसको अपन बोलते हैं रसधानी, सेप वैक्यूल, फिर और सीवी, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेट के लिए, संकुचनशील धानी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील धानी। यहां से क्वेश्चन आ चुका आपके, इसको सीवी बोलते हैं। टिंचू हैं, उनका तो कुछ होना ना होना ही नाम के बराबर है। एक तो हो गई गैस वैक्यूल, जो कि साइनोबैक्टीरियाओं में मिलेगी केवल गैस। रिक्तिका बोलो या वैक्यूल बोलो, बात एक ही है। धानी बोलो, वो भी एक ही बात है, घबराना मत इनसे नामों से। और लास्ट क्या हो जाएगा? एक खाद्य धानी बोल दो या खाद्य रिक्तिका बोल दो। ये लो मैं धानी लगा देता हूं, तो ये मिल गया। तो साइटोप्लाज्म में 3 चीज ही दिखा रहे हो मास्टर, और दिखाओ। ये लो, तो फिर आपको एक चीज और ऐड कर देता हूं इसमें लास्ट, जहां से नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया, इस पे स्टार लगा देता हूं। इसमें बहुत बार क्वेश्चन दिया यहां से, वो है सेल इंक्लूसियंस, कोशिका द्रव्यी अपशिष्ट, कुछ पदार्थ जो उसमें पड़े रहते हैं। कोशिकांगों के अलावा, रिक्तिका के अलावा और क्या पड़ा रहता है उस पूरी कोशिका में? बहुत सारे कण वो पड़े हैं। सेल इंक्लूसियंस, कोशिका द्रव्यी अवशिष्ट
तो ये लो, इसको क्या लिखूं मैं, इसको लिख देता हूं, ये लो कोशिका द्रव्यी अवशिष्ट पिंड सेल इंक्लूसियंस। हेडिंग आएगी आगे पूरी डिटेल से, वहां पे पढ़ेंगे इसको। और बोला इसकी जो याद रखने वाली बात है, वहां से कोई काम की बात है तो वो तो यही याद करा दो ना साथ ही। तो वो बात ये है, ये मर्त होता है और इसके बाहर झिल्ली नहीं होती। ये लो, कोशिका द्रव्यी अवशिष्ट पिंड कैसे होते हैं, झिल्ली रहित। एक तो ये याद रखना आपको, और ये कैसे होते हैं, मर्त होते हैं। अच्छा, और मास्टर फिर भी नहीं बैठा, कोई एग्जाम्पल दे दो तो हमारे दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा कि भाई कौन सी चीज है। ग्लाइकोजन कण, फॉस्फेट कणिका, सल्फर कणिका, लेकिन सल्फर के बाहर झिल्ली थी। वही क्या है, अपन बात करें अवशिष्ट पिंड है। तो ये लो, मैं यहां एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाना चाहूं तो यहां पर स्टार्च लिखोगे क्या आप, क्योंकि अपन ने पादप कोशिका लिख दिया तो आप क्या नहीं लिख सकते, ग्लाइकोजन तो बताने से रहे, क्योंकि पादप कोशिका में संचित भोजन ग्लाइकोजन तो होता नहीं। तो स्टार्च हो गया, वसा की बूंदे होगी, फेट ड्रॉपलेट, वसा बूंदे। ये लो, इसी के साथ ये अपना संपर्क। तो अब मैं आपको याद करा देता हूं, ये दोहरी झिल्लीबद्ध, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग। तो इससे पहले अपन इसको थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे देख लेते हैं कि जगह अपने पास क्या हो रही है रे, थोड़ी सी कम पड़ रही है, लास्ट में छोटा कर लेंगे अपन सुविधा के अनुसार। तो आओ फिर इनको देखते हैं। सबसे पहले जो दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। जो दो झिल्ली वाले कोशिकांग हैं, प्लीज, दो झिल्लीबद्ध तीन ही है, तीन ही नाम बोलूंगा मैं। अब वो सारे कोशिकांग यहां लिखूं वो भी गारंटी नहीं, तो वो थोड़ा ध्यान देना। तो देखो, सबसे पहले नंबर 1 पे लिख रहा हूं मैं केंद्रक। और सर केंद्र को तो आपने अलग निकाल दी। अरे मुझे आपको बस ये याद करवाना है केंद्र के बाहर भी कितनी झिल्ली है, 2। अब कुछ किताब इसको कोशिकांग बोलती हैं, कुछ किताब इसको सेल कंपोनेंट, कोशिका का संगठक बोलती है। तो डिफरेंट है इसके ऊपर। तो मैं केंद्रक लिख रहा हूं, आप ये याद रखना, बस 2 झिल्ली है। नेक्स्ट जो दूसरी बात कर दूं, फिर वो लिखूंगा मैं यहां पर है क्लोरोप्लास्ट। क्या, क्लोरोप्लास्ट। देखो जब आप डायग्राम देखोगे ना, तो मैंने वहां पर भी इनके बाहर कितनी झिल्ली बना रखी है, 2 झिल्ली। जब आपको प्लांट एनिमल सेल का डायग्राम बनाया वहां पर भी अपन ने सब में 2 झिल्ली। और एक लास्ट अंतिम आप बता दो मेरे को, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोलेंगे शॉर्ट में एमटी। चलो तो भैया ये 3 कोशिकांग हैं जिनके बाहर 2 झिल्ली। सर इनकी आकार आकृति बता दो, इनमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखना, मैं चिन्ह लगा दूं। ये लो, सबसे बड़ा कौन हो गया, केंद्रक। फिर उससे, समझ गए। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, इसको ऑप्शन में देंगे ही नहीं, और अब पूछेंगे इन दोनों में से बड़ा है क्लोरोप्लास्ट। आपके दिमाग में बैठ गया, सेट हो गया, यही है। और क्वेश्चन क्या देंगे, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग। ये ऑप्शन देगा नहीं, और ये दोनों देगा। अब जंतु कोशिका पूछ लिया, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा तो यही होएगा, लेकिन दिमाग में वो ऐसे बैठ जाता है। एक तो ये गलतियां कर देते हैं क्वेश्चन की, आपको प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये हो गए दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिका। फिर इन्हीं के नीचे अपन तो बात करते हैं किसकी रे, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग की बात करते हैं। ये लो अपने एकल झिल्लीबद्ध कोशिका लास्ट में देखेंगे, पहले झिल्ली रहित की बात कर देते हैं। तो ये लो इधर झिल्ली रहित, क्योंकि ये याद कर लो। अब मैं सब यहां कोशिकांग लिखूं जरूरी थोड़ी। ये लो, सबसे पहले तारकाय सेंट्रोसोम पता होना चाहिए, झिल्ली नहीं है। घर में सबसे छोटा नंगा ही डोलता है टाबर, ठीक वैसे ही कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग जो नंगा डोलेगा इसमें, राइबोसोम। कौन सा, राइबोसोम। वो भी नंगू पुंगू कोशिकांगी है, राइबोसोम, क्योंकि सबसे छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे क्या करते रहते हैं रे, गीली करते रहते हैं, तो मम्मी सुखाने के चक्कर में बार बार हो जाती है। लगातार पैंदा गीला रहने की वजह से दांत, स्किन पे दिक्कत आ जाती है। तारक का है राइबोसोम। इसके अलावा और किसके बाहर झिल्ली नहीं है,
है, बहुत सारी चीजें हैं। अब वो कोशिका नहीं, जरूरी नहीं, मेरे को याद कराने का क्या मकसद है आपको कि उनके बाहर झिल्ली नहीं है। अब जो नाम लिख रहा हूं उनके बाहर झिल्ली नहीं। देखो केंद्रिका, बोला सर ये तो केंद्रक में आई, अरे याद कर लो, केंद्रिका के बाहर झिल्ली नहीं है। और बताओ गुणसूत्र, अच्छा गुणसूत्र के बाहर भी झिल्ली नहीं आती, फिर वो क्या आता है, बस पेलिकल आवरण है। ओके मास्टर। और किसके बाहर झिल्ली नहीं है, गुणसूत्र, केंद्रिका, राइबोसोम, तारका, एक ही अवशिष्ट कण अपन ने अलग से बताई दिए, उनके बाहर भी क्या है, झिल्ली नहीं है। तो दैट्स इट, आप तो ये चीज ध्यान रखना झिल्ली रहित के नाम पे। नेक्स्ट फिर जो है अपन बात कर देते हैं एकल झिल्लीबद्ध। अब जब आपने पादप प्रजंतु कोशिका पढ़ी थी, अब जो भी नाम बच गए ना वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे रे, इसमें आ जाएंगे। जैसे आपने जंतुर पादप कोशिका का क्या देखा था, डायग्राम। इस डायग्राम में आपको जो भी दिख रहा है, अब देख लो ना, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर मैंने 2 झिल्ली बनाई है, यहां देखो क्लोरोप्लास्ट के बाहर 2 झिल्ली बनाई है, केंद्रक के बाहर देखो ब्लू वाली 2 दिखाई है मैंने, ये केंद्रक छिंद्र नामकरण, ये नहीं किया, अपन आगे करेंगे डिटेल्स। इनके अलावा अब जो भी नाम बच गए ना, एक देखो मैंने जो तारकाय है ये झिल्ली रहित बता दिया, इसके बाहर झिल्ली नहीं है, तो देखो मैंने भी नहीं बनाई है उसके बाहर, वैसे अब दिखाना था तो वो तो बनेगी ऐसे। और राइबोसोम छुटकू, ये रहा, इसके बाहर झिल्ली नहीं। अब सबके बाहर झिल्ली, सबके बाहर एक एक झिल्ली है जो बच गए, तो सारे नाम फिर दबा दब वहां पर चिपका दो। कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा इसमें ईआर में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर, क्योंकि ईआर एकल झिल्लीबद्ध है। ये आपको ऐसे मुड़ी हुई लगेगी, फालतू किताबें होती है ना उनके अंदर, तो इसको वैसे भी डाल रखा है। ठीक है भैया, तो ये वाली सारी संरचनाओं के नाम हैं, वो अपन यहां इसमें क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। तो ये लो एकल झिल्लीबद्ध संरचनाओं के नाम। अब आप खुद ही बोल दो, सबसे पहले तो स्टार ही बोल दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ईआर, ये एकल झिल्लीबद्ध। और बोलो जीबी, गोल्जी बॉडी इसी से बनता है, डिक्टियोसोम भी लिख सकते हो ना इसको। ओके, और बोलो लाइसोसोम, लाइन कहा है, हिंदी इंग्लिश को लेकर कंफ्यूज मत होना, आगे देखें। नेक्स्ट स्पीरोसोम और गलाइऑक्सीसोम और पेरोक्सीसोम। सब पढ़ोगे आप आगे, लेकिन मेरे को यहां लास्ट में 2 लिखने पड़ रहे हैं जिनके बारे मुझे क्या बताना पड़ेगा रे, आपको स्टार बताना पड़ रहा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भैया, तो उसको मैं थोड़ा सा स्पेशल हाईलाइट करने वाला, तो वो देख लो। एलो एलो स्टार, सीलिया, एकल झिल्लीबद्ध संरचना, डबल स्टार, फ्लेजिला, ये दोनों इंग्लिश में नाम है। सीलिया को तो क्या बोलते हैं, पक्षमाबिकार, फ्लेजिला को कसाबिका। आगे आप इसको और सुनोगे, ये भी क्या है, एकल झिल्लीबद्ध संरचनाएं। इसके अलावा रिक्तिका, रिक्तिका के बाहर, खुद के बाहर क्या होती है, एक झिल्ली होती है, तो ये लो वो नाम भी मैं यहां लिख सकता हूं, रिक्तिका। बोला सर उसको तो अलग निकाल लिया, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि इसके बाहर कितनी झिल्ली है, एक झिल्ली है। तो ये सारे हो गए एकल झिल्लीबद्ध कोशिका। तो ये देखो, फिर आओ अपन देखते हैं अपने चार्ट को जो अपन ने कर रहे हैं। तो देखो इसके अंदर अपन ने ये एकल झिल्लीबद्ध, दोहरी झिल्लीबद्ध, सारे कोशिकाओं को बता दिया। अब उधर एक लास्ट बताया अपना क्या, केंद्रक, उसको देखो अलग निकाल के पटक दिया था ना, तो चलो तो फिर उसी की बात कर लेते हैं अपन, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। केंद्रक के अंदर 4 चीज मिलेंगी। कितनी मिलेंगी रे भैया, 4 चीज। तो ये लो सर बोला केंद्रक के पहले ही 4 ही टुकड़े दिखा दो ना आप सीधे ही, जो हमारे लिए आसान हो जाए। ये लो धड़ाम से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। सबसे पहली चीज, केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली मिलेंगी, जिनको कैरियोथिका भी कहते हैं। केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, कैरियोथिका। नंबर 2, इसमें द्रव्य है, तो केंद्रक में जो द्रव्य भरा है उसको
केंद्रक द्रव्य बोल देंगे, जैसे कोशिका द्रव्य वाले को वो बोलते हैं। तो केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियो प्लाज्म, क्या कहोगे इसको? न्यूक्लियो प्लाज्म। डन। तीसरी चीज, और जिसके बाद जी ली नहीं थी, केंद्रिका। क्या? केंद्रिका। और चौथी चीज क्या दिखाई देगी अपन को केंद्रक में? क्रोमेटीन फाइबर, जो तो इसकी जान है, क्रोमेटीन फाइबर। अच्छा, तो यही है वो स्टार वाला। तो इस क्रोमेटीन फाइबर, ये खुद काहे का बना होता है सर? ये क्रोमेटीन फाइबर में क्या होता है इसके अंदर? क्रोमेटीन फाइबर को भी यदि आप मुझसे सुनना चाहो और जानना चाहो तो ये भी बता सकता हूं कि खुद क्रोमेटीन फाइबर में क्या चीजें मिलेंगी। इसके अंदर आपको मिलेगी डीएनए मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन मिलेगी, हिस्टोन, साथ में बोल देता हूं नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन। अब रट मत लेना, बोला सर नॉन हिस्टोन तो जीवाणु में थी ना। अपने में यूकैरियोट में हिस्टोन भी है, नॉन हिस्टोन भी है। साथ क्या है? डीएनए के साथ में हिस्टोन है अपने में, और उनमें डीएनए के साथ में नॉन हिस्टोन। बाकी कोशिका के अंदर तो दोनों ही है। अरे भाई, इस क्लास में जैसे मान लो तुम सपोज दैट जितने भी 80-100 बच्चे हो, लेकिन कौन किसके साथ बैठा है? अरे एक पूरी संख्या होना अलग बात है। तो मान लो कि यदि मैं कोई यूकैरियोटिक कोशिका हूं तो मेरे में हिस्टोन प्रोटीन भी है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है, लेकिन जो मेरा डीएनए उसके साथ कौन मिलेगा? हिस्टोन मिलेगी। लेकिन यदि मैं खुद प्रोकैरियोटिक सेल हूं तो मेरे में डीएनए के साथ नॉन हिस्टोन मिलेगी और वो हिस्टोन बाकी दूसरी जगह पड़ी रहेगी। ये ही डिफरेंस है उसका। ठीक है भैया, चलो तो आओ फिर लो उसी को देखते हैं अपन। हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, और क्या मिलेगा? कोई यहां पर धातु आयन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा रे? धातु आयन या फिर मेटल। ये लो कोई धातु या फिर ये लो आयन, वो सब यहां पर इसमें मिलते हैं। साथ में आप आरएनए के कुछ टुकड़े हैं वो भी इसमें क्या कर सकते हो? रचियो कर सकते हो। ये लो बहुत है। तो ये इसी के साथ आपका जो अपन एक चार्ट स्टार्ट कर रहे थे वो क्या हो गया रे भैया? संपन्न हो गया। चलो तो इसको फिर एक जगह करके देखने की कोशिश करते हैं। दिख जाएगा बेटा? ये लो। तो ये अपन चार्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यही है जिसको अपन सेल में पढ़ेंगे। आपको मैंने कितनी बार याद करा दी ये चीज, कितनी बार दिखा दी है कि इसमें देख क्या क्या रहे। तो अपन ने बता दिया प्रोटोप्लास्ट किसको बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म किसको बोलेंगे, फिर प्रोटोप्लाज्म में से केंद्रक निकाल देंगे, बच जाएगा उसको क्या कहेंगे, फिर जो बच गया साइटोप्लाज्म उसमें तीन चीज कौन कौन सी मिल रही हैं, और फिर वो जो तीन चीज हैं, एक नंबर अपन ने क्या डिस्कस किया यहां पर अपन बात करें, एक नंबर ये कोशिकांग डिस्कस किया, दो नंबर रिक्तिका डिस्कस की, तीन नंबर ये। और फिर कोशिकांग भी अपन ने कितने प्रकार के देखे रे? तीन प्रकार के, दोहरी झिल्लीबद्ध, एकल झिल्लीबद्ध और झिल्ली रहित देखे। साथ में रिक्तिका कितने प्रकार की देखी यहां पर अपन ने? चार प्रकार की देखी, 1, 2, 3 और 4 टाइप रिक्तिका देख। कोशिका द्रव्यी अंतर्विष्ट पिंड है, उनके बारे में कुछ पढ़ा नहीं अपन ने, बोला नहीं, बस मैंने तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल बता दिया। ये कैसे होते हैं? झिल्ली रहित होते हैं, स्टार्च और वसा की बूंदें। इसके अलावा अपन देखेंगे सिलिका के कण, कैल्शियम ऑक्जिलेट के कण, कैल्शियम कार्बोनेट के कण, सिस्टोलिथ, रेफाइड, वो सब इसमें ही आएंगे, तो वो वहीं देखेंगे। तो ये अपना संपन्न हुआ पादप कोशिका का चार्ट। और इसके बाद में अपन को अब क्या पढ़ना है वो आप पहले से ही जानते हैं। अब इनमें से एक एक कोशिकाओं को पकड़ेंगे और उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल वॉल पढ़ेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फिर इधर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआरजीबी, ये सारे पढ़ते हुए निपटा के आएंगे। लास्ट में क्या पढ़ेंगे अपन? केंद्रक पढ़ेंगे। बस ये सब कुछ पढ़ना है जो आप मेरे। तो मैंने आपको 3-4 बार ये चीजें दिखा दी हैं, और जब इस चीज को आप बार बार रिवीजन करते हो, बार बार सुनते हो, तब आपको ये चीज फिक्स हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बताओ अपन किसकी बात करेंगे? कोशिका भित्ति या सेल वॉल। चलो तो धन्यवाद।